वेलकम टू आरती ग्रुप ट्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक है अभिकेंद्रीय बल का परिमाण, इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं एक समान वृत्ताकार गति का परिमाण, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखते हैं क्या होता है एक समान वृत्ताकार गति का परिमाण। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, यह हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि कोई कण है, पिंड है, उसका द्रव्यमान m है और वह v वेग से किसी r त्रिज्या के वृत्तीय पथ के ऊपर गति कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, F बराबर mv²/r होगा। ठीक है। अब बात करते हैं यदि कोई ग्रह है, यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक समान वृत्ताकार गति कर रहा है तो लगने वाले अभिकेंद्रीय बल का परिमाण। अब हम बात करते हैं किसी ग्रह की। कोई ग्रह है, वो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, एक समान वृत्ताकार गति कर रहा है, तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा। यह हमने पहले भी पढ़ा है कि जब कोई कण या पिंड किसी वृत्ताकार पथ के ऊपर एक समान वृत्ताकार गति करता है तो उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो अब ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक समान वृत्ताकार गति कर रहा है तो उसके ऊपर भी अभिकेंद्रीय बल लगेगा, और वो अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, F बराबर mv²/r होगा। ठीक है, R होगा। तो यहां हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए इसको, कि यह अपनी पृथ्वी है, यह हमारी पृथ्वी है और यह सूर्य है, यह सूर्य है। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है, एक समान वृत्ताकार गति कर रही है। ठीक है। तो यह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक समान वृत्ताकार गति कर रही है, इसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, परिमाण निकाल रहे हैं। तो यहां इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, पृथ्वी का वेग चाहिएगा। क्या चाहिएगा, पृथ्वी का वेग। तो यहां लिखिए ग्रह का वेग, ग्रह का वेग, और यहां ग्रह कौन है, पृथ्वी है, उसका वेग चाहिएगा हमें v। ठीक है। और वेग की परिभाषा क्या होती है, वेग की परिभाषा होती है कण या पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, उसका वेग कहते हैं। तो पृथ्वी क्या कर रही है, दूरी तय कर रही है, यहां पर दूरी तय कर रही है। तो ये क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, और ये वृत्त की परिधि हो गई, क्या हो गई, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो पृथ्वी ने कितनी दूरी तय कर ली, 2πr। कितनी दूरी तय कर ली, 2πr। और इसको दूरी तय करने में लगा समय, समय कितना हो जाएगा, t। यहां समय को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। समझ गए। तो इससे हम अपना क्या निकल जाएगा, पृथ्वी का वेग निकल जाएगा। तो ग्रह का वेग, वेग बराबर क्या लिखेंगे, पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है। तो यहां पर मैं पृथ्वी की जगह में ग्रह लिख लेता हूं, क्योंकि ग्रह कोई भी हो सकता है। ठीक है। यहां हमने पृथ्वी का एग्जांपल लिया है। तो ग्रह द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या हो गई, यहां पर तय की गई दूरी क्या है, एक प्रकार की वृत्त की परिधि बन रही है। तो यहां लिख देंगे दूरी बराबर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो बराबर लिख दो 2πr। मतलब पृथ्वी ने कितनी दूरी तय कर ली, 2πr। ठीक है। अब दूरी तय करने में लगा समय, अब हम क्या लिखेंगे, दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, समय कितना है, t। तो दूरी तय करने में कितना समय लग गया, t समय लग गया। तो यहां लिख देना ग्रह का वेग v बराबर, यहां लिख देना इसलिए, अतः वेग v बराबर कितना आ गया, कितनी दूरी तय की गई है 2πr।
2 पाई आर अपॉन दूरी तय करने में लगा समय कितना है t, कितना है t। तो यहां इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। यह हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी और यह हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो यहां लिख दीजिए, अब हमें क्या मिल गया, वेग मिल गया। क्या मिल गया, वेग, v का मान मिल गया। अब हम इस v के मान को कहां रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, F बराबर mv² अपॉन r। यहां v है तो v की वैल्यू यहां से पुटअप कर सकते हैं। तो यहां लिखिए, अतः समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखने पर क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में 2 को रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपने पास v की वैल्यू आ गई, तो v की वैल्यू कहां रख देंगे, समीकरण 1 में v की जगह रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां। समीकरण 1 क्या है, F बराबर mv² अपॉन r, यही है समीकरण 1 क्या है हमारा, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो यहां ये समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 क्या है, v बराबर 2 पाई r अपॉन t। यहां पर ये v की वैल्यू है 2 पाई r अपॉन t, ये वैल्यू यहां v की जगह पुटअप कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू m और ये क्या है, v है, तो v की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 पाई r अपॉन t। तो लिख दीजिए 2 पाई r अपॉन t और इसको स्क्वायर लगाए तो इस पूरे को क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, फिर ये बटे की लाइन और नीचे क्या है, r। ठीक है, समझ में आया। अब यहां देखिए, अब क्या करना है, f इज इक्वल्स टू इस स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को क्या करना है, हटाना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, m 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, r है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं इस r के बटे में 1 मान लेता हूं। ठीक है, अब देखो बटे वाली संख्या में भी नीचे क्या आ रही है, बटे वाली संख्या आ रही है, तो क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 4m, यहां पे मैंने 4 को पहले लिख दिया है, m यहां लिख दिया है, 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये ऊपर है, इसके नीचे क्या है, t स्क्वायर। अब ये r अपॉन 1 है, ये ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन r, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखो r स्क्वायर है और नीचे क्या है, r है, r स्क्वायर मतलब r इंटू r, क्या होता है, r स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2r है, तो यहाँ 2r में से 1r कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, f इज इक्वल टू ऊपर है 4m पाई स्क्वायर और ऊपर केवल 1r बचा है क्योंकि 1r कट गया नीचे 1r से, अपॉन t स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिख दीजिए, अब अंश व हर में r स्क्वायर से गुणा करने पर, अब अंश व हर में क्या कर देंगे, r स्क्वायर से गुणा कर देंगे, मतलब ऊपर r स्क्वायर से गुणा करेंगे और नीचे भी r स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो क्या मिलेगा अपने पास, देखिए f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। अंश व हर में क्या करना है, r स्क्वायर से गुणा, तो गुणा कर दीजिए, ऊपर r स्क्वायर ऊपर से गुणा कर देंगे और r स्क्वायर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर और r को r स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, r की पावर 3 हो जाएगी, एक r की पावर तो ये है और 2 ये है, 2 और 1 जुड़ के क्या हो गई, 3 हो गई, तो पावर में कितनी हो गई, 3, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, t स्क्वायर को r स्क्वायर से गुणा किया तो क्या हो गया, t स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, 4m पाई स्क्वायर 4m पाई स्क्वायर 4 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 पाई स्
यहां पे देखो आपको केपलर का तीसरा नियम दिखाई दे रहा होगा, कैसे देखो, r³ अपॉन टी स्क्वायर, ये केपलर का तीसरा नियम है। ठीक है, हमने पढ़ा है केपलर का तीसरा नियम क्या होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r³ होता है, यही पढ़ा है ना अपन ने केपलर का तीसरा नियम। तो टी स्क्वायर बराबर के r³ हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हट गया, बराबर का साइन और के आ गया, तो टी स्क्वायर r³ यहां बटे में आ जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन r³ बराबर के। तो टी स्क्वायर अपॉन r³ क्या होता है, के होता है, और यहां हमारे पास क्या है, r³ अपॉन टी स्क्वायर है। इसका उल्टा है, यहां तो टी स्क्वायर ऊपर है, r³ नीचे है, यहां पर r³ ऊपर है और टी स्क्वायर नीचे है, तो यहां के को भी हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, f = 4m पाई स्क्वायर अपॉन के r स्क्वायर। हमने क्या किया है, इसकी जगह के लिख दिया है, किससे, यहां पर इसका रीजन लिख देना। इसका रीजन क्या है, क्या कारण है, तो यहां पर कारण लिख देना, क्योंकि क्या है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r³ होता है, केपलर का तीसरा नियम यह है। ठीक है, इसके कारण ये आ गया। यहां तक समझ में आया सभी को? आगे देखते हैं। हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया, f = 4m पाई स्क्वायर अपॉन के r स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां लिखो, यहां 4m पाई स्क्वायर अपॉन के स्थिरांक या अचर है। ये क्या है, 4m पाई स्क्वायर अपॉन के क्या है, स्थिरांक बोल सकते हैं या फिर अचर बोल सकते हैं। ठीक है, स्थिरांक या फिर अचर है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, f = 1 अपॉन r स्क्वायर। क्या बच जाएगा, f = 1 अपॉन r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो है ये क्या है, स्थिरांक है, अचर है। इसके कारण क्या बच गया अपने पास, f = 1 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर सिद्ध हो गया ना, अभिकेंद्रीय बल का परिमाण हमारे पास आ गया, तो अतः लिख सकते हैं, अतः सूर्य और ग्रह के बीच लगने वाला अभिकेंद्रीय बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, अभिकेंद्रीय बल का परिमाण निकल गया, एक समान वृत्ताकार गति का परिमाण निकल गया। क्या निकल गया, सूर्य और ग्रह के बीच में जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, सूर्य और ग्रह के बीच में जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, वह बल कैसा होगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये अभिकेंद्रीय बल का क्या है, परिमाण है। ठीक है, समझ में आ गया? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्या होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण? पृथ्वी अपने पास की सभी वस्तुओं पर गुरुत्वीय बल लगाती है। तो पृथ्वी अपनी जो है अपने पास की सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, उनके ऊपर गुरुत्वीय बल लगाती है। इस गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, और इस बल के कारण क्या होता है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है उसके वेग में परिवर्तन होता है, अतः इसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसने क्या बताया समझते हैं। कि जैसे देखो, मैंने कोई पत्थर फेंका, यहाँ पे से क्या किया, मैंने कोई पत्थर फेंका, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैंने क्या किया, पत्थर फेंका। ये पत्थर इधर से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, मैंने इसको वेग दिया, तो ये वेग ऊपर जाके धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, और एक टाइम पे वेग पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जहां पर जीरो होगा वहां से वेग फिर से किस तरफ आएगा, धरती की तरफ आएगा। किस तरफ आएगा, धरती की तरफ आएगा। और वेग यहां पर कम हो गया था, यहां पर फिर बाद में शून्य होने के बाद में क्या हो गया, पत्थर वापस क्या हुआ, धरती की तरफ आने लगा, पृथ्वी की तरफ आने लगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब धीरे धीरे इसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक समय पर आके पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगा। तो पहले इसका वेग ऊपर की तरफ गया तो कम होते गया, अब वेग वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो वेग बढ़ रहा है। तो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, पत्थर के ऊपर अपना गुरुत्वीय बल लगा रही है। इसके कारण इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, और जो परिवर्तन हो रहा है इसे ही हम क्या कहेंगे, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर, और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा किस तरफ होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, अर्थात कहने का मतलब यह है क्षैतिज के लंबवत दिशा में होती है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्षैतिज के लंबवत दिशा में होती है, सीधा नीचे की तरफ। इस कारण गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। और अदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो यहां गुरुत्वीय त्वरण को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सदिश राशि। गुरुत्वीय त्वरण को जी द्वारा दर्शाते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण को किसके द्वारा लिखते हैं, जी से लिखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से लिखते हैं। अब हम पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गुरुत्वीय त्वरण का मान देखेंगे कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी m द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय बल और इस बल के कारण उस पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण g को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि कोई पृथ्वी है, उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित कोई कण है, कोई पिंड है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल F लग रहा है, r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसके कारण इस पिंड के अंदर, इस कण के अंदर कितना गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, g का मान हम ज्ञात करेंगे, और वो निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि किसी कण या पिंड के ऊपर कितना गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो देखिए, न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी व पिंड के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। अब न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम हम जानते हैं, तो उसके अनुसार एक तो होगी पृथ्वी और एक हो गया अपना कण या पिंड। तो पृथ्वी और पिंड के मध्य कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो कितना लगता है, F = G(m)/r²। यहां ध्यान देना दोस्तों, मैंने क्या लिखा है, कैपिटल M लिखा है और एक स्मॉल m लिखा है। यहां मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है, F। यहां पर F क्या है, पृथ्वी व पिंड के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल। यहां पर F क्या है, पृथ्वी व पिंड के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल। और G हम जानते हैं, G की वैल्यू कितनी होती है, गुरुत्वीय स्थिरांक है। G क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक। यहां लिख देता हूं मैं, G = गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, और m क्या है, कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी के द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं, याद रखना। और पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं। और स्मॉल m, ये स्मॉल m क्या है, पिंड का द्रव्यमान। और ये स्मॉल r क्या है, पृथ्वी के केंद्र से पिंड के बीच की दूरी, केंद्र से पिंड के बीच की दूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये F है, ये अपने पास क्या है, F = G(m)/r²। या अब हम क्या करेंगे, F की वैल्यू पुटअप कर देंगे। F की वैल्यू बल की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, F = m × a होता है, ये जानते हैं हम।
F इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है। ए क्या है? त्वरण है। तो अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? गुरुत्वीय त्वरण की। किसकी बात कर रहे हैं? गुरुत्वीय त्वरण की। तो ए को हटा देंगे और ए की जगह क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं। तो F की वैल्यू क्या है? m इंटू जी। तो F की जगह लिख दो m इंटू जी इज इक्वल्स टू ये जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल m का ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? हम क्या निकाल रहे हैं? गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल रहे हैं, इसलिए इस g को तो इधर रख लेंगे और इसके इंटू में क्या है? m है। इसको कहाँ लेके जाएंगे? इसके बटे में लेके जाएंगे, क्योंकि m इसके इंटू में है और हमें g का मान चाहिए। तो g इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, और ये m कहाँ चला गया? इसके अपॉन में, इसके बटे में चला जाएगा। अब क्या होगा? m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा। और इसका ये रीजन लिख देना यहाँ पर, इस f की जगह हमने क्या लिखा है? mg लिखा है। इसका रीजन यहाँ इसके सामने लिख देना। अब देखो m से m कट गया तो क्या बच जाएगा? g इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये बच गया अपने पास। क्या बच गया? g इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना। अब यहां कण पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर स्थित है, अतः यहां पर कण और पिंड जो है पृथ्वी के पृष्ठभाग के ऊपर स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्मॉल r के बराबर में क्या लिखेंगे? कैपिटल R लिखेंगे। स्मॉल r की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल R। और कैपिटल R क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, या मैं दोस्तों क्या कर रहा हूं? इस स्मॉल r की जगह मैं कैपिटल R रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? क्योंकि जो पिंड है, जो कण है, वो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित है। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखूंगा तो क्या हो जाएगा? g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन, अब स्मॉल r की जगह मैं क्या रखूंगा? कैपिटल R रख दूंगा, इस कारण से कैपिटल R। अब हमारे पास क्या आ गया? ये समीकरण आ गई। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं। तो यहां लिख दीजिए, प्राप्त समीकरण में G कैपिटल M व R का मान रखने पर अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सबकी वैल्यू जानते हैं, कैपिटल G की वैल्यू भी जानते हैं, कैपिटल M की वैल्यू भी जानते हैं और कैपिटल R की वैल्यू भी जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सबकी वैल्यू रख देंगे, जिससे अपने को क्या मिल जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण मिल जाएगा कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। तो देखिए क्या आएगा? G इज इक्वल टू, जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होती है। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है, अपॉन कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर होती है। यहाँ पर क्या है? R स्क्वायर था ना, सॉरी यहाँ पर मैं R स्क्वायर लगाना भूल गया, तो यहाँ इसका R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। तो किस प्रकार से आएगा? देखिए, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर कितनी है? -11, और यहाँ पर 10 की पावर कितनी है? +24। तो +24 में से कितना निकल जाएगा? -11 निकल जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा प्लस का। तो 10 की पावर प्लस की 13 इंटू यहाँ पर क्या है? 6 है, लिख देंगे, अपॉन कितना है? 6.4 इंटू 10 की पावर कितनी है? 6। इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर हटा देंगे। तो 6.4 का होल स्क्वायर कितना होगा? 6.4 को 6.4 से अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 6.4 को 6.4 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 4 4 जा 16, 1 इन कैरी, 4 6 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25,
इंटू 6 4 जा 24, 2 इन कैरी 6 6 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, ऐड कर दो अब 6, 5 में 4 ऐड करोगे तो 9, 2 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 0 1 इन कैरी, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद में कितना अंक है 1, और इस पॉइंट के बाद में कितना अंक है 1, तो दोनों मिला के कितने हो गए 2, तो राइट साइड से 2 अंक छोड़ दो तो 40.96 आ गया। कितना आ गया 40.96 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 को 10 की पावर 6 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएंगी। तो यहाँ लिख देना 10 की पावर 12। यहाँ तक आ गए। अब आगे देखो, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर पॉइंट के बाद में कितने अंक है 2 अंक है 1 2, और यहां पर पॉइंट के बाद में कितने अंक है 2 अंक है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि पॉइंट के बाद में जितने अंक हैं उतनी बिंदु नीचे जोड़ देंगे। ऊपर पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 बिंदु जोड़ देंगे, और नीचे पॉइंट के बाद में 2 अंक है पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 2 बिंदु जोड़ देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं उतने बिंदु जोड़ देते हैं। तो ऊपर क्या बच जाएगा 6 6 7 बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा 4096 बच जाएगा। अब पॉइंट हटाया है तो 2 जीरो आ जाएंगी, यहाँ पर भी पॉइंट हटाया है तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में इंटू 10 की पावर क्या है 13 है, और यहाँ 10 की पावर क्या है 12 है, तो ये नीचे प्लस की 12 है, ऊपर जाएंगे तो माइनस की 12 हो जाएंगी। ठीक है, तो ऊपर 10 की पावर 13 और नीचे वाली ऊपर जाएंगी 10 की पावर 12, तो 10 की पावर माइनस 12 हो जाएंगी, और इंटू में क्या है 6 है। ठीक है, यहां तक देख लिए। अब आगे क्या होगा, आगे सोल्व कीजिए। आगे 0 से 0 कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बच जाएगा 6 6 7 इंटू 10 की पावर, देखो यहां पर प्लस की 13 है और यहां पर माइनस की कितने हैं 12 है, तो 10 की पावर प्लस के 13 और 10 की पावर माइनस के 12, तो कितने बच जाएगी 10 की पावर 1 बच जाएगी, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10 बच गया इंटू क्या है 6 अपॉन नीचे क्या बच गया 4096, इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 2 के पहाड़े से कट रहे हैं ये, देखो कैसे 2 5 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2048 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 5 जा 10 हो रहा है सॉरी, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 1024 आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी कितना हो जाएगा g इज इक्वल टू 667 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 1024, ये बच गया। अब क्या होगा g इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 667 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 1024, ये अपने पास आ गया। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो g इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले नंबर को आपस में क्या कर लेंगे इंटू कर लेंगे, तो आपस में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1005 अपॉन 1024, ऊपर वाले नंबर को मैंने इंटू कर दिया तो 10005 आ गया, और नीचे 1024 है मैंने लिख दिया। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 10005 को डिवाइड कर देंगे 1024 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.77। हमने क्या निकाला है g निकाला है, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गुरुत्वीय त्वरण कितना आ गया 9.77, और गुरुत्वीय त्वरण की इकाई हम जानते हैं क्या होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपके सामने आ गया पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अतः यहां लिख देना, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान m व त्रिज्या r के ऊपर निर्भर
करता है। तो इससे ये क्या साबित हो गया कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जी है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर निर्भर है, पृथ्वी के द्रव्यमान m के ऊपर और पृथ्वी की त्रिज्या r के ऊपर। ये आप यहीं पे समझ गए होंगे, कहां पे, यहीं पे समझ गए होंगे, ये जो आपके सामने है इसी से समझ गए होंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किसके ऊपर निर्भर है, क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है और पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण g है वह निर्भर करता है पृथ्वी के द्रव्यमान m पर और पृथ्वी की त्रिज्या r के ऊपर। तो इन दोनों के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। और यहाँ पे एक और, यहाँ पे ये भी लिख देना, इससे यह भी सिद्ध होता है कि पृथ्वी के किसी भी पिंड के लिए गुरुत्वीय त्वरण समान है। और इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि पृथ्वी के किसी भी पिंड के लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, समान होगा। और भी लिख देना, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पिंड के गुणधर्म के क्या क्या हो जाएंगे, आकार, पिंड का आकार, पिंड का भार, पिंड का द्रव्यमान। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g पिंड के गुणधर्म क्या क्या हो जाएंगे, आकार, भार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पिंड के गुणधर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता है। गुणधर्म क्या हो गया, आकार, भार, द्रव्यमान। पिंड के आकार के ऊपर, पिंड के भार के ऊपर, पिंड के द्रव्यमान के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीन। चलिए दोस्तों, अब हम गुरुत्वीय त्वरण g के मान में होने वाले परिवर्तन देख लेते हैं कि किस प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण g के मान में बदलाव होता है। तो 3 प्रकार से परिवर्तन होता है, एक तो गहराई के अनुसार, एक ऊंचाई के अनुसार, एक पृथ्वी के पृष्ठभाग के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पृथ्वी के पृष्ठभाग के ऊपर g के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए क्या बताया है, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान समान नहीं होता है। इसने बताया है कि पृथ्वी के पृष्ठभाग के ऊपर सभी जगह g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आकार पूरी तरीके से क्या नहीं है, गोल नहीं है। इसके कारण g का मान सभी स्थानों पर समान नहीं है, अलग अलग होता है। अब पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, इसलिए पृथ्वी के पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं की पृथ्वी के केंद्र से दूरियां उन बिंदुओं के स्थान के अनुसार बदलती है। इसने बताया है कि पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, इसी कारण क्या है कि पृथ्वी के पृष्ठभाग के जो बिंदु हैं, क्या है, बिंदु है, उनकी दूरियां केंद्र से अलग अलग हैं। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास कम होती है। अब इसने बताया कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो ध्रुवों पर क्या होती है, कम होती है। अब जब त्रिज्या कम होगी तो g का मान क्या होगा, अधिक होगा। g का मान क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए इसने क्या बताया है, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास कम होती है, इसलिए g का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। किस प्रकार से, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा है g = g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर होता है। अगर यहां R का मान ज्यादा है, त्रिज्या का मान कैसा है, त्रिज्या का मान क्या है, कम है। यहां पर त्रिज्या का मान अगर कम है तो g का मान क्या होगा, अधिक होगा। अगर त्रिज्या का मान कम है तो g का मान कैसा निकलेगा, अधिक निकलेगा। अर्थात ध्रुवों के ऊपर g का मान कितना होता है, g = 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद में देखते हैं, और भूमध्य रेखा पर, कहां पर, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या कितनी होती है पृथ्वी की त्रिज्या होती है अधिक। कैसी होती है, अधिक। कहां पर, भूमध्य रेखा पर। अगर त्रिज्या अधिक है, ये त्रिज्या कैसी है, अधिक है, तो g का मान क्या निकलेगा, कम निकलेगा। कैसा निकलेगा, कम होगा। g का मान कैसा होगा, कम होगा। अर्थात कितना होगा, g = 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।
तो समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के ऊपर कम होती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिक होती है, इसलिए जी का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है। और कितना होता है मैंने आगे लिख दिया है। अब आके सेकंड देखते हैं, पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार जी के मान में किस प्रकार से बदलाव होता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिए, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई बढ़ने पर जी के मान में कमी होती है। इसने बताया है कि पृथ्वी के पृष्ठभाग से जैसे जैसे कण या पिंड की ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी होती जाएगी। अर्थात जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी होती जाएगी। तो तीसरा आता है पृथ्वी के गहराई के अनुसार जी के मान में परिवर्तन। तो गहराई के अनुसार क्या होता है, जब कण या पिंड गहराई में जाता है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के गहराई के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम होता है। तो जैसे जैसे गहराई होगी वैसे वैसे जी का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आपको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाता हूं उसके बाद आप क्या कर लिया करो, लेक्चर अटेंड करने के बाद में टेक्स्ट बुक को भी रीड कर लिया करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और जितने भी न्यूमेरिकल मैं बोर्ड के ऊपर आपको सोल्व करवाता हूं एक बार आप अपने खुद के हाथ से भी सोल्व किया करो, ताकि आपको और अच्छे से आने लगे। थैंक यू।